अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वेरी रिक्वेस्टिंग वीडियो। आज हम अपना नाश्ता बनाएंगे एंड नाश्ते के साथ साथ मैं आपको पूरा प्रोसीजर गाइड करूँगी। आई मेड अ रैंडम डिसीजन कि मैंने जी मूव आउट करना है, नॉट आउट ऑफ सिटी, नॉट आउट ऑफ माई होम बट आउट ऑफ माई कंट्री। पाकिस्तान से बाहर जाना है पढ़ने के लिए एंड इस वीडियो में आपको ओवरऑल सारा प्रोसीजर गाइड करूँगी, लाइक A to Z, आपका हाथ पकड़ के 100% सारा एक एक स्टेप आपको गाइड करूँगी कि इस वीडियो के लास्ट में आपको कम से कम नो हाउ होगी कि कहाँ से स्टार्ट लेना है एंड किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप फॉलो करना है, राइट। सबसे पहले तो मेक श्योर कि आपको पता हो कि समर इनटेक का जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होता है सितंबर में एंड इसकी जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो अप्रैल में स्टार्ट होंगी एंड जो एप्लीकेशन की डेडलाइन होती है वो दिसंबर में होती है, राइट। और जो आपकी विंटर इनटेक होती है उसमें आपकी एप्लीकेशंस स्टार्ट हो जाती हैं मार्च में, एप्लीकेशंस की डेडलाइन होती है जून एंड क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाती हैं इन बिटवीन ऑफ अक्टूबर, राइट। अब आपने समर इनटेक को लेना है या विंटर इनटेक को लेना है, उससे काफ़ी देर पहले ही आपकी जो तैयारी है वो स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहला स्टेप मेरे मुताबिक, मेरी अपनी जर्नी में सबसे पहला स्टेप जो होगा वो आपका आइल्ट्स का होगा कि आपको आइल्ट्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, राइट। आइल्ट्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि आइल्ट्स करना ज़रूरी भी है या नहीं, आइल्ट्स के बगैर भी एडमिशन हो जाता है। यूनिवर्सिटीज़ आपको ऑफ़र करती हैं एडमिशन्स आइल्ट्स के बगैर, बट सिर्फ 10%, 90% के करीब यूनिवर्सिटीज़ को रिक्वायरमेंट होती है कि वो आइल्ट्स लें, ठीक है। और अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ज़हन में क्या होता है कि कितने बैंड्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्ज़ी बैंड्स ले सकते हैं बट मिनिमम 6 से 6.5 तक आपको यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन दे देती हैं। 6 से 6.5 बैंड्स अगर आपके आ जाते हैं तो इट इज़ सिक्योर कि आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है। अब आप अपना आइल्ट्स क्लियर कर लेते हो तो सेकंड मेजर स्टेप आपके पास आता है आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स से पहले आपको ये ज़रूरी होना चाहिए कि जो आप अगर बैचलर्स के लिए अप्लाई कर लेते हो तो बैचलर्स के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि 13 ईयर्स की एजुकेशन हो आपके पास। जो हम लोग FSC ICS वगैरह करते हैं वो हमारा 12 ईयर्स तक का होता है, बट जर्मनी में अप्लाई करने के लिए आपके पास 13 ईयर्स की एजुकेशन होना लाजमी है, राइट। और मास्टर्स के लिए आपकी 16 ईयर्स की एजुकेशन होना लाजमी है। 18 ईयर्स तो चलेगी ही चलेगी बट 16 की होना ज़रूरी है। अब एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं? बैचलर्स, इंटर, मैट्रिक की रिज़ल्ट कार्ड और डिग्रीज़। बैचलर्स की जो ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री है वो आपने HEC से वेरीफाई करा लेनी है और मैट्रिक और इंटर की जो है वो IBCC से वेरीफाई होगी, राइट। मोफा से अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है। अब जब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अटेस्ट हो गए हैं तो अब आपने नोटराइज़ करवाने हैं डॉक्यूमेंट्स। नोटराइज़ करवाने का क्या मकसद होता है कि जब आप फिज़िकली यूनिवर्सिटीज़ में अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हो तो यूनिवर्सिटी वालों को पता हो कि किसी नॉन पर्सन ने, किसी लाइक रिस्पेक्टेबल पर्सन ने आपकी डिग्रीज़ जो हैं वो चेक की हुई हैं, वेरीफाई की हुई हैं कि जो आपकी ओरिजिनल डिग्री है वो इस फोटोकॉपी से मैच हो रही है, राइट। अब ये नोटराइज होंगे कैसे डॉक्यूमेंट्स के आप किसी भी कोर्ट में चले जाओगे, उनके बाहर वकील वगैरह बैठे हुए होते हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हो कि मैंने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो नोटराइज करवाने हैं। मेरा ये मशवरा है कि 3 से 4 सेट्स आप अपने नोटराइज करवा के रखें। जो भी वकील आपको मिले, जो भी आपको शॉप मिले कि भाई यहाँ से डॉक्यूमेंट्स नोटराइज हो जाते हैं, उनके साथ आपने बार्गेनिंग कर लेनी है, अपना रेट तय कर लेना है। बिकॉज आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपने थोड़ा सा अपना बार्गेनिंग करके उनसे पैसे कम करा के अपने सारे डॉक्यूमेंट्स नोटराइज करवा लेने हैं, राइट। अब आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सारे नोटराइज हो चुके हैं। नेक्स्ट आपका स्टेप होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। आप अपने यूनिवर्सिटी के, अपने कॉलेज के किसी भी प्रोफेसर से, टीचर से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ले सकते हो। और अगर इन केस वो कहते हैं कि नहीं हमारे पास टाइम नहीं है तो फिर ऐसा हो सकता है कि आप खुद से लिख के ले जाओ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एंड वो रीड आउट करके आपको साइन कर दें। तो 2 से 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपके लिए इनफ होते हैं। अगली चीज़ आ जाती है आपके पास लेटर ऑफ मोटिवेशन। उसमें आप लिखते हो कि वाई जर्मनी, वाई दिस यूनिवर्सिटी,
वाई नॉट योर ऑन कंट्री। लेटर ऑफ मोटिवेशन में आप एक्चुअली अपनी मोटिवेशन लिखते हो कि भाई क्या मोटिवेशन है, मैं क्यों बाहर जाके पढ़ना चाह रहा हूँ, राइट। बहुत सारे सैम्पल्स आपको मिल जाते हैं गूगल पे, नेट पे, अलग अलग वेबसाइट्स पे, बट मेक श्योर कि आपने किसी को कॉपी नहीं करना, अपना खुद से लिखना है। हाँ, आइडिया आप ले सकते हो। एंड इफ़ यू वांट के इस पे अलग से वीडियो बने, बिकॉज जितने मैंने लेटर ऑफ मोटिवेशन लिख दिए हैं ना तो हम इस पे अलग से वीडियो भी बना सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास स्टेप आता है, आपने अपनी CV बनानी है, योर पास CV। आप वेबसाइट में जाके सिंपल अपनी डिटेल्स देते हो, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हो तो CV बन के आपके पास आ जाती है। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता। आपने अपनी CV तैयार कर ली। इसके अलावा अगर आपके पास कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, लाइक आपका वर्क एक्सपीरियंस या आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड किसी जगह पे काम किया है तो वो डॉक्यूमेंटेशन में अगर आपके पास है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। आपके इंटर्नशिप लेटर्स, और अगर आप रिसर्च के स्टूडेंट हो तो आपकी जो पब्लिकेशंस होती हैं, रिसर्च पब्लिकेशन, अगर वो हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ये बेनिफिशियल होता है, एक आपका प्लस पॉइंट होता है, आपको ज़्यादा जल्दी ऑफर लेटर आ सकता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, राइट। नेक्स्ट स्टेप अब आपके पास आ जाता है कि आपने यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्ट लिस्ट करना है। अब यूनिवर्सिटीज़ को किस तरह से शॉर्ट लिस्ट करना है, dart.de। आप वेबसाइट पे जाओगे, अपनी डिग्री सिलेक्ट करोगे, अपनी फील्ड सिलेक्ट करोगे, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ जाएंगी। अब आपने हर यूनिवर्सिटी को खोल के देखना है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है, CGPA कितना रिक्वायर्ड है, IELTS कितना रिक्वायर्ड है, फ़ीस होगी कि नहीं होगी। कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं जो कि फ़ीस चार्ज करी होती हैं, तो मेक श्योर कर लेना है कि आपने उनको देख लेना है। फिर आपने ये भी देखना है कि समर इनटेक में ये कोर्स अवेलेबल है या नहीं, विंटर इनटेक में ये कोर्स अवेलेबल है या नहीं है। GPA अपना मैच कर लेना है। GPA जो पाकिस्तान में होता है 1 to 4, 4 इज़ द हाईएस्ट, 1 इज़ द लोएस्ट। बट जर्मनी में क्या होता है, 1 इज़ द हाईएस्ट, 4 इज़ द लोएस्ट। तो आपने अपना ग्रेड, अपना जो CGPA है उसको आपने कन्वर्ट करना है जर्मन ग्रेड में। गूगल से आप आराम से अपना GPA जो है वो जर्मन ग्रेड में कन्वर्ट करके देख सकते हो। और मेरा ये मशवरा है कि आपने एक अलग से फ़ाइल बना लेनी है, एक अलग से एक PDF डॉक्यूमेंट बना लेना है जिसमें आप अपनी सारी ये वाली इंफॉर्मेशंस ऐड करोगे कि इस यूनिवर्सिटी की ये रिक्वायरमेंट है, इस यूनिवर्सिटी को मैं टारगेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जब आपकी यूनिवर्सिटीज़ शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगी ना तो फिर आपका बहुत बड़ा काम हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है उसमें अप्लाई करना। अप्लाई करने के भी 2 तरीके होते हैं, एक आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, एक आप यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई करते हो। डायरेक्ट अप्लाई में क्या होता है कि यूनिवर्सिटी ने अपनी ही पोर्टल दी होती है, आपने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके, बहुत इजी होता है कि आपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके, स्टेप्स को फॉलो करके आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया, राइट। दूसरा तरीका हमारे पास होता है यूनी असिस्ट। यूनी असिस्ट में क्या होता है, आप यूनी असिस्ट में जाके अपनी यूनिवर्सिटी ढूंढते हो एंड देन उसमें अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करते हो। इसमें क्या होता है, यूनिवर्सिटी डायरेक्ट आपकी एप्लीकेशन नहीं ले रही होती, यूनी असिस्ट आपकी एप्लीकेशन ले रहा होता है और फिर वो ट्रांसफ़र करता है आपकी यूनिवर्सिटी को। ये आपकी वो जो इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है, जो आप यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट कर रहे होते हो ना, ये आपको उसमें ही लिखा हुआ नज़र आ जाता है। तो इसमें एक और चीज़ होती है एप्लीकेशन फ़ी। आप जब पहली दफ़ा किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो आपको 75 यूरोस पे करने पड़ते हैं एंड देन हर एप्लीकेशन पे आपको 35 यूरोस। बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि एप्लीकेशन फ़ी चार्ज नहीं करी होती, तो मेक श्योर कर लेना है कि आपने ध्यान से देख लेना है। अगर आप एप्लीकेशन फ़ी के बगैर वाली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो उसमें आपके चांसेस ऑब्वियसली थोड़े से कम होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है कि बहुत सारे बच्चे उसमें अप्लाई कर रहे होते हैं, तो आपके चांस थोड़े से कम होते हैं। बट फिर अगेन कि आपने होप नहीं लूज़ करनी, बस जो यूनिवर्सिटी आपको लग रहा है कि हाँ मैं इसमें फॉल कर सकता हूँ तो आपने उसको टारगेट। अगर आप किसी कंसल्टेंट को अप्रोच करते हो तो वो सब के सब आर वेरी डीमोटिवेटिंग, वेरी डिस्करेजिंग। वो आपको ये मोटिवेट करेंगे कि आप प्राइवेट में अप्लाई करो, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ आर नॉट वर्थ इट। दे विल फोर्स यू सो मच कि आप पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए आपको तो बहुत सारी परसेंटेज चाहिए, बहुत सारे नंबर्स चाहिए, बट मेक श्योर ज़हन में रखना पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए 75% होना ज़रूरी है। अगर आपके 75% मार्क्स हैं तो आपको किसी का बाप भी नहीं रोक सकता है अप्लाई करने में। बट अगेन परसेंटेज एक क्राइटेरिया है जस्ट। इसके बगैर बाद में आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन बड़ा काम आता है, आपका आइट्स बहुत मैटर करता है। बट अगेन डिस्करेज या डीमोटिवेट नहीं होना,
सब तुम्हें रोकते हैं। बट अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो ना तो इट्स मीन कि मैंने कर लिया, और अगर मैंने कर लिया तो तुम भी कर सकते हो। पब्लिक यूनिवर्सिटी का फ़ायदा ये होता है कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपकी फ़ीस नहीं होती, आपकी सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन होती है, वो भी लाइक 350 से 400 यूरोस तक जस्ट आपने एक सेमेस्टर बाद पे करना होता है। और उसमें भी आपकी लाइक सारी ट्रैवल फ्री होती है, आपका स्टूडेंट कार्ड मिल जाता है, उसमें आपका ट्रैवल सारा कवर हो जाता है। लाइक इट्स टोटली वर्थ इट। तो मैं तो कहती हूँ फॉलो योर हार्ट। शेंजन वीज़ा तो इट्सेल्फ एक मोटिवेशन होती है, एक ड्रीम होती है हर स्टूडेंट का। तो खैर यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई कर दिया, अब महीने डेढ़ के अंदर अंदर आपको डिसीजन आ जाता है कि आपका एक्सेप्टेंस है या आपकी रिजेक्शन है। अगर आपको ऑफ़र लेटर आ जाता है तो नेक्स्ट स्टेप इज़ ब्लॉक अकाउंट। अब ये ब्लॉक अकाउंट किस बला का नाम है? आप किसी भी कंट्री में देख लोगे, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सब रिक्वायर करते हैं बैंक स्टेटमेंट टू शो कि भाई हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम किसी और मुल्क में जाके पढ़ सकते हैं, कि हम उनका रहना सहना वहाँ का अफोर्ड कर सकते हैं। जर्मनी वाले आपको क्या कहते हैं कि एक स्पेसिफिक अमाउंट अपने लिए ही आप ब्लॉक करवा लो। वो आपकी किसी गवर्नमेंट को नहीं जा रही, किसी यूनिवर्सिटी को नहीं जा रही, अपने ही लिए, अपनी ज़ात के लिए आपने ये जो अमाउंट है ये ब्लॉक करवा लेनी है, ताकि आप अपने लिविंग एक्सपेंस वहाँ जाके मैनेज कर सको। इसकी एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है जो कि गवर्नमेंट को श्योरिटी होगी कि भाई बच्चे के पास पैसे हैं, वहाँ जाके भूखा नहीं मरेगा। तो ये इसकी अमाउंट अभी जो चल रही है वो 11,904 यूरोज़ है। इसकी मेरी बहुत दुख भरी दास्तान है, मैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपको ज़रूर शेयर करूँगी, अपनी पूरी जर्नी शेयर करूँगी। बिकॉज़ ऑब्वियसली अभी तो मुझे थोड़ा आइडिया हो गया किस तरह से सब कुछ मैनेज करना है। जब मुझे भी बिल्कुल आइडिया नहीं था तो मैंने कौन कौन से भांड मारे हैं ये भी मैं आपको सारा शेयर करूँगी, क्योंकि आप तो मेरी फैमिली हैं। तो 11,904 यूरोज़ जो हैं वो पाकिस्तान के तकरीबन 34 से 35 लाख रुपया बनता है। बट अगेन के वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आप एक दफ़ा लगा के अगर यहाँ पे पहुँच जाते हो तो यहाँ पे आके कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हो। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है कि इतने पैसे कैसे अरेंज करें या कहाँ से लेके आएँ, तो फिर वो क्या करते हैं कि किसी से ले लेते हैं और यहाँ आके लाइक जो हमें अमाउंट वापस मिल रही होती है महीने के महीने, वो वापस रिटर्न कर देते हैं उनको। एंड यहाँ पे आप अपना पार्ट टाइम जॉब करके मैनेज कर सकते हो। मुश्किल होता है बट इम्पॉसिबल नहीं होता, आप मैनेज कर सकते हो, बिकॉज आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस तो है ही नहीं है, आपने सिर्फ अपने लिविंग एक्सपेंसेस को मैनेज करना है, राइट। अब आपके सारे मामलात हो चुके हैं, ब्लॉक अकाउंट आपने बना लिया। ब्लॉक अकाउंट के साथ ही आपको ट्रैवल इंश्योरेंस भी मिल जाता है और हेल्थ इंश्योरेंस भी मिल जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप इज़ अप्लाई फॉर वीज़ा। एम्बेसी की वेबसाइट पे जाना है, एक फॉर्म फिल करना है, उनकी एक चेक लिस्ट दी होती है डॉक्यूमेंट्स की पूरी, उन डॉक्यूमेंट्स को पूरा करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको पीछे गिनवा दिए ना वही उन्होंने भी मांगे हुए होते हैं। ये सारा उनको पूरा करके आपको कॉल आ जाती है, भाई ईमेल आ जाती है अपॉइंटमेंट की कि आपकी फ़लानी डेट को इस टाइम पे अपॉइंटमेंट है। ना दो के तैयार श्यार होके सुर्खी पाउडर लगा के आपने पहुंच जाना है जी अपना इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू बहुत इजी सीन होता है, आपसे आपका एक्सपीरियंस पूछते हैं, आपकी मोटिवेशन पूछते हैं कि भाई क्यों जाना चाह रहे हो और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस पे भी एक अलग वीडियो बनाई जा सकती है इफ़ यू गाइज वांट कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, तो इस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो जैसे ही आपका इंटरव्यू डन हो जाता है तो अब आपकी तरफ से सारे मामला डन हो गए हैं। अब आपने जस्ट वेट करना है वीज़ा का, कि वीज़ा का क्या रिस्पांस आता है, एक्सेप्टेंस है, रिजेक्शन है। अगर आपको एक्सेप्टेंस आ जाती है, वीज़ा एक्सेप्ट हो गया है, आपका वीज़ा लग गया, तो बस अगला काम आपने मेरी तरह अगले ही दिन टिकट पकड़नी है और पहुंच जाना है जर्मनी। बस अभी के लिए आपका ये काम है, जैसे ही डेट स्टार्ट होती है सारा काम मुका लो, अप्लाई करना शुरू कर दो, सारा प्रोसीजर अपना डन करा के यहाँ पहुँच के आपने अपनी बहन को मैसेज कर देना, बहन ने आपको एयरपोर्ट से उठा लेना है। बस फिर यहाँ पे इकट्ठे मज़े मारेंगे और जो हम स्ट्रगल फेस करेंगे वो हम बाकियों को भी बताएंगे ताकि अगले बंदे भी आ सकें, ठीक है। बाकी यहाँ तक अगर आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको हर तरह से गाइड कर सकूँ। और अगर इसके अलावा आपके माइंड में कोई आइडिया है कि इस बारे में वीडियो बननी चाहिए तो भी आप अपना सजेशन दे सकते हो। मैं इंशाल्लाह मेक श्योर करूँगी कि आपकी सारी इंक्वायरीज़ को आंसर करूँ। तब तक के लिए आपने अपना ख्याल रखना है और अपना प्रोसीजर स्टार्ट करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।
Take